प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज की बायोटेक्नोलॉजी की जो क्लास है उसमें 12th एनसीईआरटी की बायोलॉजी की यूनिट 9 के आज के महत्वपूर्ण बिंदु जो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, आप लोगों को समझाए जाएंगे, वो कौन कौन से हैं। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में। यानी कि पहले हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और प्रिंसिपल कौन कौन से, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है और केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका कंसेप्शनल डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, यानी कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग का संकल्पनात्मक विकास किस प्रकार से हुआ। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। फिर हम बात करेंगे विजातीय जीवों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या भविष्य है। विजातीय डीएनए में रिकॉम्बिनेंट, विजातीय जीवों में एलियंस जो होते हैं उनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या भविष्य है। फिर दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर चर्चा करेंगे। वो बिंदु है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ओराई क्या होता है और रूट ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। फिर प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इससे क्या इन टॉपिक से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न नीट की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की, तो देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है वह दो सिद्धांतों पर कार्य करती है। पहले हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की या आनुवंशिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी के दो सिद्धांत है, एक तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक इंजीनियरिंग यहां आप लोग समझ रहे होंगे, मैंने शब्द लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दे सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है भाई, आनुवंशिक दो शब्दावली आ रही है इसमें, एक तो जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक और दूसरी इंजीनियरिंग यानी कि दो शब्दावली आ रही है इसमें, जेनेटिक और इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। आनुवंशिक इंजीनियरिंग काम में ली जाती है और केमिकल इंजीनियरिंग काम में ली जाती है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में होता क्या है, देखो शब्द आ रहा है जेनेटिक। जेनेटिक शब्द का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, और आपको पता है जेनेटिक जो मटेरियल है वह है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है। नंबर फर्स्ट पे डीएनए जेनेटिक आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए आरएनए ये क्या है भाई, जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए और आरएनए में कुछ इंजीनियरिंग लगाई जाती है, कुछ तकनीकें लगाई जाती है, इसमें इनमें कुछ बदलाव किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है उसमें इन जो जेनेटिक मटेरियल है इनके रासायनिक पदार्थों में, इनके रसायन में परिवर्तन किया जाता है। पहले रसायन में परिवर्तन किया जाता है। इनके जो केमिकल है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं आपको पता है। एक पेंटोस शर्करा होती है, नाइट्रोजन क्षारक होता है, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक होता है, और क्या होता है फॉस्फेट समूह होता है, फॉस्फेट समूह है। तो ये न्यूक्लियोटाइड है, तो इनके रसायन में परिवर्तन किया जाता है। पहला तो ये काम किया जाता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए में कुछ परिवर्तन करके, ठीक है, परिवर्तन करके इनको होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश करवाया जाता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश करवाकर इनके कई फिनोटाइप प्राप्त किए जाते हैं। ये सिंपल सी बात आप ध्यान में रखेंगे, फिनोटाइप प्राप्त किए जाते हैं, अनेक फिनोटाइप प्राप्त किए जाते हैं। ये किसमें होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए के रसायन में कुछ परिवर्तन करके इनको किसमें भेजा जाता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और होस्ट ऑर्गेनिज्म में इनको भेजकर
उनको स्थानांतरित करके, उनको ट्रांसफर करके एक फिनोटाइप, इनके अनेक फिनोटाइप प्राप्त किए जाते हैं इस सिद्धांत के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। नेक्स्ट जो इसका सिद्धांत है वह है केमिकल इंजीनियरिंग। दो प्रोसेस इसमें काम में लिए जाते हैं, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। तो आपको पता है केमिकल का मतलब होता है कुछ केमिकल्स यूज करते हैं इसमें। क्या यूज करते हैं? केमिकल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जनरली हम घरों में भी केमिकल यूज करते हैं ताकि जो फर्श वगैरह है वो उसको क्या किया जाए, रोगाणु रहित किया जाए। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम इस्तेमाल किसका करते हैं? सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीवों का जनरली इस्तेमाल करते हैं। सूक्ष्म सेल्स जो होती है, प्लांट सेल्स देख लो, कुछ एनिमल सेल्स देख लो, ठीक है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी सेल्स देख लो, उनका इस्तेमाल हम करते हैं। और तो इनको एक तरह से कल्चर मीडियम में, एक कृत्रिम मीडियम में उसको हम ग्रो करवाते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग में होता क्या है कि इनको कंटेम्प्ट होने से बचाया जाता है, संदूषित होने से बचाया जाता है। इनके ऊपर ये खराब नहीं हो, इनके ऊपर अन्य रोगाणु का असर नहीं हो, तो उसके लिए केमिकल्स का सहारा लिया जाता है। यानी कि सूक्ष्म जीवों को संदूषण रहित वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है। किसमें? केमिकल इंजीनियरिंग में। आप बात समझ गए होंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग जो होती है उसमें संदूषण रहित माध्यम प्रोवाइड करवाया जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा भी? केमिकल्स के द्वारा। रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हुए जो सूक्ष्म जीव है उनको संदूषण रहित, रोगाणु रहित एक माध्यम अपन उसको प्रोवाइड करवाएं, जिसको अपन क्या कहते हैं? केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। साथ साथ में कुछ केमिकल्स जो होते हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके कल्चर के लिए भी हम इस विधि में काम में ले रहे हैं। तो ये थे बायोटेक्नोलॉजी के दो सिद्धांत। कौन कौन से? एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब दूसरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, मतलब आनुवंशिक इंजीनियरिंग का संकल्पनात्मक, ये कंसेप्ट कैसे आया? संकल्पनात्मक विकास। संकल्पनात्मक विकास कैसे हुआ इनका? ये कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट साइंटिस्ट के दिमाग में आया कैसे, इस बात को हम समझेंगे। देखिए कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा ना? नंबर फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन बिंदुएं जो है वो किसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे आप लोगों को कि एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। तीन कंसेप्ट आपके सामने हैं, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा हाइब्रिडाइजेशन। ये तीन कंसेप्ट जो है ना, उन्होंने जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट तैयार किया। तीनों में कुछ खास बातें आ रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इनकी मूल बात क्या होती है कि इसमें केवल एक जो जनक है वह भाग लेता है। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म इसमें पार्टिसिपेट करता है इस रिप्रोडक्शन में। और मुख्य बात क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि इसमें जो भी संतति प्राप्त होती है, जो भी इनकी, जैसे कोई प्लांट या एनिमल है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जो इसकी संतति, जो डॉटर सेल्स बनेगी, ये मान लो 20 इसकी डॉटर सेल बनी है, तो इसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर या डीएनए, आरएनए या जो होता है, वो जो होता है वो जस्ट इसके सेम होता है। सेम इसकी जो डॉटर सेल्स होती है उसमें सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, सेम जेनेटिक, उसका भी सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। समझ गए बात को? यानी कि आपने अगर शहतूत को तोड़ा, शहतूत की डाली को तोड़ा और उसको, उसकी टहनी को तोड़ करके बो दिया, तो उसके जो शहतूत लगेंगे ना वो स्वाद में और उसमें सेम उसी शहतूत की तरह होंगे, पेरेंट शहतूत जो है उसके समान ही होंगे। तो इनमें क्या है, जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज होता नहीं है।
इसका मतलब क्या है, अगर किसी संतति में जेनेटिक स्ट्रक्चर बदलता नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिकली चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, तो वह इसका जस्ट क्या कहा जाता है, क्लोन माना जाता है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके द्वारा जो डॉटर सेल्स जो बनती हैं वो पेरेंट्स के क्या होती है, एक तरह से क्लोन होती हैं। क्या होती है भाई, एक तरह से क्लोन होती हैं। आगे बात समझ में, क्लोन का मतलब होता है जेनेटिकली सेम, जेनेटिकली समान, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें विभिन्नताएं, वेरिएशन उत्पन्न नहीं होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें सेम जेनेटिक मटेरियल चलता रहता है, कोई वेरिएशन उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। और इस प्रकार का स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होता है, कौन सा, इसको क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे, ठीक है। प्लांट्स में जनरली ये होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन उत्पन्न होते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, विभिन्नताएं, यानी कि जो डॉटर्स या जो संतति बनते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं लिए हुए होते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन लिए हुए होते हैं, ठीक है। उस वेरिएशन का कारण क्या है, जीनों की अदला बदली होती है। उसमें क्या होती है, जीनों की अदला बदली होती है, जिसको क्या कहते हैं, जीन विनिमय, जीन विनिमय या रिकॉम्बिनेशन, या क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन, समझ गए ना बात को। तो दूसरी बात अपने को यहां पर आई कि जब भी कहीं पर रिकॉम्बिनेशन होता है तो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ये किसके द्वारा अपने को मालूम पड़ रहा था पहले से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, क्योंकि लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसमें दो जनक भाग लेते हैं, नर व मादा, ठीक है। तो जो संतति उत्पन्न होती है उसमें क्या होता है कि वो जो दोनों के, उस संतति में माता या पिता दोनों के लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ विभिन्नताएं अलग उत्पन्न होती हैं, किसके द्वारा, जीन विनिमय के द्वारा। इस विभिन्नताएं उत्पन्न होने का कारण क्या है, जीन विनिमय है। फिर वैज्ञानिक और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण का सीधा सा उदाहरण मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे मान लो कि आपने पढ़ा होगा कि जो फॉरेनर जो गाय जो होती है, विदेशी गायों की नस्ल जो होती है वो दूध अधिक देती है, वो दूध अधिक देती थी, और जो भारतीय गाय जो होती थी ना उनमें दूध कम देती हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि, लेकिन वैज्ञानिक ने ये सोचा कि इसमें जो विदेशी गाय जो होती है वो तो दूध देती है ज्यादा, और भारतीय गाय जो होती है दूध कम देती है, तो इनका क्या किया जाए, इनका संकरण करवा दिया जाए आपस में। क्या करवा दिया जाए, संकरण करवा दिया जाए, ताकि जो संतति उत्पन्न हो वह क्या हो, अधिक दूध देने वाली हो। लेकिन इसके साथ एक समस्या भी थी, क्या कि भारतीय गाय जो होती है कम दूध देती है लेकिन उसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, लेकिन विदेशी गाय जो थी उनकी दूध तो अधिक देती है लेकिन प्रतिरोधक क्षमता कम थी। जब दोनों का संकरण हो गया तो जो नस्ल उत्पन्न हुई वो अधिक दूध देने वाली हुई तथा उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक थी। तो लाभदायक प्रोडक्ट हो गया एक मनुष्य के लिए वह, यानी कि दूध भी अधिक दे रही है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक है। वह किसके कारण आया भाई, संकरण के द्वारा। यानी कि संकरण के द्वारा अपने को इस चीज का एहसास हुआ, इस चीज का बोध हुआ, इस चीज का नॉलेज प्राप्त हुआ कि अगर हम तो दो विभिन्न किस्मों के जो जीव हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाएं तो जो संतान उत्पन्न होती है उनमें एक नए गुण वाली संतान उत्पन्न हो जाएगी। नया गुण लेकर के कोई संतति विकसित होती है जो कि मनुष्य के लिए लाभदायक होती है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन इन तीनों की खास बात क्या रही कि इन तीनों की खास बात यह है कि इनमें गायों में संकरण करवाया तो अपने को तो चाहिए था सिर्फ दो ही जीन ही चाहिए थे उसमें। क्या, एक तो चाहिए था कि दूध बढ़ाने वाला जीन और एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला जीन, दो जीन चाहिए थे। लेकिन संकरण में
और उनमें हुआ क्या, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें हुआ क्या कि इनके साथ जो अन्य जीन उस गाय में या बैल में जो थे वो भी संतति में स्थानांतरित हो गए, जिन जीनों की अपने को आवश्यकता नहीं थी। यानी कि जिन जीनों की अपने को आवश्यकता नहीं थी वो भी जीन उसमें ऐड हो रहे थे, ये इसकी कमी थी। यानी कि अवांछित जीनों का प्रवेश, अपने को जो जीन चाहिए उनको तो वांछित जीन कहेंगे, इनमें अवांछित जीन भी संतति में आ जाता है। अवांछित जीन, वांछित जीन का मतलब जो जीन अपने लिए आवश्यक थे केवल उन्हीं का समावेश हो जाता ना, तो संकरण से बढ़िया कोई मेथड नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि संकरण में क्या है, जो जीन आवश्यक थे वो तो आ ही जाते हैं संतति में, लेकिन जो जीन अपने को, जिन जीनों की आवश्यकता नहीं है, जो हानिकारक जीन है, वो भी उस संतति में आ सकते हैं। इसलिए इन दोनों मेथड्स का में कमी क्या थी कि अवांछित जीन जो होते हैं वो संतति में प्रकट हो जाते हैं, डॉटर्स में प्रकट हो जाता है, संतति में प्रकट हो जाता है। ठीक है, अब दिमाग में आया चौथा स्टेप, लोगों के दिमाग में क्या दिमाग में आया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाए। क्या की जाए? आनुवंशिक इंजीनियरिंग की जाए। इंजीनियरिंग का मतलब होता है कुछ हेरा फेरी की जाए, इसमें कुछ अपना दिमाग लगाया जाए इसमें, ताकि अन्य जीन तो नहीं आए और जो दूध देने वाला जीन और प्रतिरोधक क्षमता वाला जीन ही उस गाय में आए, अन्य जीन दूसरे के अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तकनीक को कहा गया, यह कंसेप्ट कहा गया जेनेटिक इंजीनियरिंग का। यह कंसेप्ट क्या कहा, कौन सा कहा गया? जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट कहा गया। तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुख्यतः आया क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है ना। तो इन अवांछित जीन का संतति में प्रकट हो जाते थे ये जीन। इस कमी को दूर करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आई? रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। कौन सी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसकी अलग से मैं पूरी क्लास आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन आपकी किताबों में जो दे रखा है पहले उसी की बात करेंगे हम। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है वह जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुख्य कंसेप्ट है। वह क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन कंसेप्ट है। मुख्य कंसेप्ट क्या है? क्या है भाई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। ठीक है, और विजातीय जीवों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का भविष्य क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहेंगे? कि जब डीएनए में कोई अपना इच्छित जीन हो, इच्छित जिसे हम चाहें इच्छित जीन, कोई भी जो डीएनए है उसमें, डीएनए तो सिंपल डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। उस डीएनए में जैसे मान लो ये डीएनए है, इसमें खूब सारे जीन है। इसमें क्या है? खूब सारे जीन है। इसमें हमने दूध की मात्रा बढ़ाने वाला जीन, जिसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक है। दूसरे डीएनए से अपन ने लिया कौन सा? एक तो दूध बढ़ाने वाला एम और एक प्रतिरोधक क्षमता वाला आर। ये दोनों जीन लेकर के इन दोनों को इसमें जोड़ दिया, दूध बढ़ाने वाले में और प्रतिरोधक क्षमता डेवलपमेंट करने वाले में। ये दोनों जीन अगर इसमें जोड़ दें तो यह डीएनए बन जाता है रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। आगे बात समझ में। और हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद अपने दिमाग में एक बात हो आती है कि जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी दूसरे जीवों में प्रवेश करवाया जाए तो उसका क्या भविष्य होता है। यानी कि पॉइंट अपन बात करेंगे इसकी कि विजातीय जीवों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का भविष्य क्या है। विजातीय डीएनए, विजातीय जीवों में एलियंस, विजातीय जीवों को क्या कहते हैं? विजातीय जीवों या एलियन
में आरडीएनए को कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या भविष्य है, इसकी हम चर्चा करेंगे। क्या होता है कि जब किसी दूसरे जीव में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश को भेजा जाए, यानी कि मान लो कि भेजा जाए, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है और इसमें वह डीएनए प्रवेश करता है, कौन सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए है आरडीएनए। यह जब इसमें प्रवेश करे तो ये तो इसका क्या हो गया, खुद का जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये इसका प्लाज्मिड है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये कोई बैक्टीरिया है। इसमें हम अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश करवाएं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश कर गया, तो अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश कर गया, उसका भविष्य क्या है, यह अंदर प्रवेश करने के बाद इसका क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी जब यह प्रवेश करता है तो मुख्यतः 2-3 बातें आती हैं। कौन कौन से, या तो यह क्या होता है, कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है, साइटोप्लाज्म में पड़ा रहेगा, साइटोप्लाज्म में रहेगा, और साइटोप्लाज्म में रहेगा तो ये क्या करेगा भाई, रेप्लिकेशन नहीं करेगा, यह रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा, रेप्लिकेशन नो, ठीक है। और फिर अंततः क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, नष्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यह इसके डीएनए के साथ जुड़ सकता है, गुणसूत्रों के साथ जुड़ सकता है, ठीक है ना। किसके साथ जुड़ सकता है, डीएनए के साथ जुड़ सकता है, डीएनए या गुणसूत्रों के साथ, गुणसूत्रों के साथ जुड़ सकता है। 2 बातें होंगी, या तो वह एलियन में जाकर के क्या होगा भाई, साइटोप्लाज्म में पड़े रहेगा और वह रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा और अंततः क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर डीएनए या गुणसूत्रों के साथ ये जुड़ जाएगा, और अगर गुणसूत्रों के साथ जुड़ जाएगा ना तभी ये रेप्लिकेशन कर पाएगा, गुणसूत्रों के साथ जब ये जुड़ जाएगा तभी ये रेप्लिकेशन या प्रतिकृति कर पाता है। दिमाग में आ रहा होगा पर्सन कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन क्यों नहीं कर पाता, खुद रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पाता, सेल्फ रेप्लिकेशन ये नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें नाइट्रोजनी शाखों का कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, नाइट्रोजनी शाखों का एक विशिष्ट क्रम होता है, ठीक है। अगर वो विशिष्ट क्रम जिस गुणसूत्र में होता है तो ही वह गुणसूत्र क्या कर पाता है, रेप्लिकेशन कर पाता है, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजनी शाखों का एक विशिष्ट अनुक्रम जरूरी है रेप्लिकेशन के लिए। रेप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है, रेप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है, गुणसूत्रों में विशिष्ट क्षारकों का क्रम जरूरी है, गुणसूत्र में विशिष्ट क्षारकों का क्रम जरूरी है, विशिष्ट क्षारक क्रम आवश्यक है, ठीक है। इस विशिष्ट क्षारक क्रम को क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओआरआई। इस विशिष्ट क्षारक क्रम को ओआरआई कहते हैं, यानी कि ओआरआई का मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अब ये विशिष्ट क्षारक क्रम जो होता है, अगर जिस गुणसूत्र में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वही रेप्लिकेशन कर पाएगा, वही सेल्फ रेप्लिकेशन कर पाता है, वही सेल्फ रेप्लिकेशन कर पाएगा। अन्य क्रोमोसोम, अन्य जो डीएनए सेगमेंट जो है वह रेप्लिकेशन नहीं कर पाता। यानी कि ऐसा गुणसूत्र जिसमें नाइट्रोजन का विशिष्ट क्षारक अनुक्रम या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता हो वह ही रेप्लिकेशन की क्षमता रखता है। अन्य क्रोमोसोम सेगमेंट जो होते हैं वो रेप्लिकेशन की क्षमता नहीं रखते। तो समझ में आ गई होगी आप बात, इसकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ये समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की गुणसूत्रों में नाइट्रोजनी क्षारकों का कोई विशिष्ट क्रम, गुणसूत्रों में नाइट्रोजनी क्षारकों का एक विशिष्ट क्रम होता है जिसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इस विशिष्ट क्रम के कारण ही वह गुणसूत्र रेप्लिकेशन कर पाएगा। अगर उस विशिष्ट
क्षारक क्रम को हम हटा दें तो वह क्रोमोसोम जो होगा वह रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ में। अब एक और बिंदु आपको सामने है कि रूट ऑफ रेप्लिकेशन क्या है। रूट ऑफ रेप्लिकेशन किसे कहते हैं? इसका मतलब क्या है कि रूट ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है या प्रतिकृति का मूल होता क्या है। तो आप देखिए कि जिस प्रकार जो विजातीय जीव जो होते हैं एलियन के गुणसूत्रों में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब प्रवेश करता है तो वह साइटोप्लाज्म में पड़ा रहेगा। साइटोप्लाज्म में पड़ा रहेगा तो वह डेस्ट्रो हो जाएगा और सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। तो वह किससे जुड़ेगा भाई? उसके जेनेटिक मटेरियल से या गुणसूत्रों से जुड़ेगा। ठीक है, गुणसूत्रों से। ये जैसे मान लो कि ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को बता रहे हैं ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है और इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है। सेल्फ रेप्लिकेशन पाया जाता है। ठीक है, क्यों पाया जाता है इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन? क्योंकि इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नामक स्ट्रक्चर है। यानी कि नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक का स्पेसिफिक ऑर्डर पाया जाता है। ऑर्डर प्रेजेंट इसमें पाया जाता है। नाइट्रोजन क्षारक का जो विशिष्ट क्रम है उसको अपन क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। ये सेल्फ रेप्लिकेशन की इसमें क्षमता पाई जाती है। और जैसे ही आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये आरडीएनए, इसको आप कैसे याद रखेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, आरडीएनए भी लिख रहा हूं शॉर्ट में। आरडीएनए इसमें प्रवेश करवाया, यहां ये घूम रहा है, ये इसका प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का, ये घूम रहा है ना, तो ये डेस्ट्रॉय हो जाएगा। कब तक? जब तक कि ये इसके से नहीं जुड़ता। जब तक ये इससे नहीं जुड़ेगा। जब ये आरडीएनए जो होता है वह इसके साथ जुड़ता है ना, इसके साथ जेनेटिक मटेरियल के साथ, गुणसूत्रों के साथ जुड़ता है, तो जिस स्ट्रक्चर के द्वारा, जैसे मान लो ये यहां से जुड़ गया है, ये क्या है? आरडीएनए। ये क्या है? आरडीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये इसका डीएनए है, किसका? बैक्टीरिया का। डीएनए और आरडीएनए, जो पैतृक डीएनए जो है, पेरेंट डीएनए जिसको कहेंगे अपन, पेरेंट डीएनए हो गया, इसके साथ आरडीएनए जुड़ेगा। तो जिस स्ट्रक्चर के द्वारा वो इसको जुड़ा है ना, वह जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा होता है इसको रूट ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रूट ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। तो दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे, एक तो रूट ऑफ रेप्लिकेशन और दूसरा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसे कहेंगे? कि इसमें क्षारकों का कुछ विशिष्ट ऑर्डर पाया जाता है, विशिष्ट क्रम पाया जाता है। अगर ये विशिष्ट क्रम नहीं हो तो वह क्रोमोसोम जो होगा वह रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा, वह गुणसूत्र रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस नाइट्रोजन क्षारक का विशिष्ट सेट जो होगा उसको ओराई कहेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अपन कहेंगे। ठीक है, और ओरिजिन ऑफ रूट या रूट ऑफ रेप्लिकेशन किसे कहेंगे? कि जिस संरचना के द्वारा, जिसके द्वारा जो आरडीएनए जो होता है वह जेनेटिक पेरेंटल डीएनए के साथ जुड़ता है या गुणसूत्रों के साथ जुड़ता है, उससे को अपन क्या कहेंगे? रूट ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। तो ये चीज भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब अपन बात करेंगे प्रथम आरडीएनए का निर्माण कैसे किया गया।